ऑनलाइन क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं विकास बढ़िया, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू। विद्यार्थियों, पिछले जो हमारे वीडियो थे उसमें हमने अरस्तु के जीवन परिचय, अरस्तु के राज्य संबंधी विचार, अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक या राजनीति विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है, इन सभी मुद्दों पर डिस्कस किया था। इसी क्रम में आज के इस वीडियो में अरस्तु द्वारा किए गए संविधानों के वर्गीकरण के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अरस्तु ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ पॉलिटिक्स की जो तीसरी पुस्तक है या जो तीसरा भाग है उसमें संविधानों के वर्गीकरण का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। अरस्तु ने जो संविधानों का वर्गीकरण किया है वो दो आधारों पर किया है। पहला तो ये है कि शासकों की संख्या के आधार पर, यानी शासन का संचालन है वो कितने व्यक्तियों के द्वारा किया जा रहा है, एक व्यक्ति के द्वारा, कुछ व्यक्तियों के द्वारा या अनेक व्यक्तियों के द्वारा। तो पहला जो संविधानों के वर्गीकरण का जो सिद्धांत या जो वर्गीकरण अरस्तु ने किया है वो है शासकों की संख्या के आधार पर संविधानों का वर्गीकरण। दूसरा है शासन का उद्देश्य। शासन के उद्देश्य में अरस्तु ने ये बतलाने का प्रयास किया है कि शासन का उद्देश्य क्या है, जनता का कल्याण सुनिश्चित करना है, निजी स्वार्थों की पूर्ति करना है। इस आधार पर अरस्तु शासन के 3 शुद्ध रूप बतलाता है और 3 विकृत रूप बतलाता है। यदि शासन का उद्देश्य जनता का कल्याण सुनिश्चित करना है तो वो शासन के 3 शुद्ध रूप हो गए। पहला राजतंत्र हो गया, दूसरा कुलीन तंत्र हो गया, तीसरा पॉलिटी हो गया। तो ये 3 शुद्ध रूप हैं शासन के। इसी प्रकार अरस्तु 3 विकृत रूप बतलाता है, यानी जब शासक जो है वो अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति करने में लग जाते हैं, जनता के हित में, कल्याण में काम नहीं करते हैं, तो वो शासन के 3 विकृत रूप भी बतलाता है, जिसमें निरंकुश तंत्र है, वर्गीय तंत्र या धनिक तंत्र है, प्रजातंत्र या भीड़ तंत्र है। इस आधार पर अरस्तु ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स का जो तीसरा भाग है उसमें जो संविधानों का वर्गीकरण किया है वो 2 आधारों पर किया है। एक तो शासकों की संख्या और दूसरा शासन का उद्देश्य। शासकों की संख्या में उसने एक व्यक्ति, कुछ व्यक्ति, अनेक व्यक्ति, यानी शासन का संचालन है वो कितने लोगों के द्वारा किया जा रहा है। और दूसरा जो आधार है अरस्तु द्वारा किए गए संविधानों के वर्गीकरण का वो है शासकों का उद्देश्य क्या है, यानी शासन का उद्देश्य क्या है, जनता का कल्याण सुनिश्चित करना है या निजी स्वार्थों की पूर्ति करना है। यदि निजी स्वार्थों की पूर्ति करना है तो वो शासन के विकृत रूप कहलाते हैं, और यदि जनता का कल्याण सुनिश्चित करना है तो वो शासन के शुद्ध रूप कहलाते हैं। इस प्रकार उसने 3 शुद्ध रूप बतलाए शासन के और 3 विकृत रूप बतलाए। शुद्ध रूपों में राजतंत्र है, कुलीन तंत्र है, पॉलिटी है, विकृत तंत्र है, वर्गीय तंत्र या धनिक तंत्र है, प्रजातंत्र या भीड़ तंत्र है। तो ये अरस्तु ने 2 आधारों पर संविधानों का वर्गीकरण किया है। अब देखिए इसमें ये जो चार्ट है इसमें हम समझने का प्रयास करते हैं। पहला तो है शासकों की संख्या का आधार संविधानों के वर्गीकरण का। तो शासकों की संख्या में मैंने आपको बताया है कि एक व्यक्ति का शासन है या कुछ व्यक्तियों का शासन है या अनेक व्यक्तियों का शासन है, यानी शासन का संचालन कितने लोगों के द्वारा किया जा रहा है। इस आधार पर यदि एक व्यक्ति का शासन है, जनता के कल्याण के लिए काम करता है, तो वो शासन का शुद्ध रूप है और उसको अरस्तु ने नाम दिया है राजतंत्र। ठीक इसी प्रकार यदि एक व्यक्ति का शासन है, जनता के हित के लिए काम नहीं करता, निजी स्वार्थों की पूर्ति करता है, तो वो शासन का हो गया विकृत रूप और उसको नाम दिया है अरस्तु ने निरंकुश तंत्र। यदि कुछ व्यक्तियों का शासन है और जनता के कल्याण के लिए काम करते हैं तो उसको अरस्तु ने शासन का शुद्ध रूप माना है और उसको नाम दिया है कुलीन तंत्र।
इसी प्रकार मान लीजिए कुछ व्यक्तियों का शासन है और वो जनता के कल्याण के लिए काम नहीं करते, निजी स्वार्थों की पूर्ति करते हैं, तो उसको अरस्तू ने नाम दिया है शासन का विकृत रूप, और विकृत रूप में उसको नाम दिया है वर्गीय तंत्र या धनिक तंत्र। अनेक व्यक्तियों का शासन है, यदि वो जनता के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, जनता के हित में काम करते हैं, तो उसको अरस्तू ने नाम दिया है पॉलिटी। और ये शासन का एक प्रकार से शुद्ध रूप है। इसी प्रकार मान लीजिए अनेक व्यक्तियों का शासन है और वो जनता के कल्याण के लिए कार्य नहीं करते, निजी स्वार्थों की पूर्ति करते हैं, तो इसको अरस्तू ने शासन का विकृत रूप माना है, नाम दिया है प्रजातंत्र या भीड़ तंत्र। इस प्रकार संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि अरस्तू ने 3 तो शुद्ध रूप बतलाए हैं, शासन के 3 तो शुद्ध रूप बतलाए हैं और 3 ही विकृत रूप बतलाए हैं। आगे देखते हैं कि अरस्तू ने जो संविधानों का जो वर्गीकरण किया है उसमें ये बतलाया है कि शासन प्रणाली राजतंत्र से शुरू होती है और राजतंत्र से शुरू होकर क्रमशः राजतंत्र, फिर राजतंत्र निरंकुश तंत्र में बदल जाता है, निरंकुश तंत्र कुलीन तंत्र में बदल जाता है, कुलीन तंत्र वर्गीय तंत्र या धनिक तंत्र में बदल जाता है, धनिकीय तंत्र या जो धनिक तंत्र है वो वर्गीय तंत्र या कुलीन तंत्र में बदल जाता है, कुलीन तंत्र या वर्गीय तंत्र है वो पॉलिटी में बदल जाता है, और ये प्रक्रिया है पॉलिटी है वो प्रजातंत्र या भीड़ तंत्र में परिवर्तित हो जाता है, और प्रजातंत्र और भीड़ तंत्र पुनः राजतंत्र में बदल जाता है। ये चक्र निरंतर चलता रहता है, तो इसको अरस्तू ने चक्रीय परिवर्तन या संविधानों के वर्गीकरण का चक्रीय सिद्धांत का नाम दिया है। इसमें देखिए अरस्तू ने ये बतलाने का प्रयास किया है कि जो प्रक्रिया है वो राजतंत्र से शुरू होती है, यानी राजतंत्र है उसको अरस्तू शासन का शुद्ध रूप मानता है। अरस्तू बतलाता है कि राजतंत्र है वो एक व्यक्ति का शासन होता है, वो शासन का शुद्ध रूप होता है। इसमें व्यक्ति है वो जनता के कल्याण के लिए कार्य करता है, निजी स्वार्थों की पूर्ति नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे उसमें स्वार्थों की पूर्ति करने की भावना आ जाती है, तो राजतंत्र है वो निरंकुश तंत्र में बदल जाता है। निरंकुश तंत्र के बारे में अरस्तू यह बतलाता है कि यह शासन का शुद्ध रूप नहीं है, शासन का विकृत रूप है। इसमें एक व्यक्ति का शासन होता है, वो निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए कार्य करता है, जनता के हितों की अनदेखी करता है, जनता के कल्याण के कार्य सुनिश्चित नहीं करता है, तो ये शासन का विकृत रूप कहलाता है और इसको नाम दिया गया है निरंकुश तंत्र। अब आगे देखते हैं कि कुलीन तंत्र। तो कुलीन तंत्र में क्या होता है कि शासन है वो कुछ लोगों के हाथों में होता है, जनता के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। ये कुलीन तंत्र शासन का शुद्ध रूप होता है, लेकिन कालांतर में इसमें भी क्या है कि निजी स्वार्थों की पूर्ति करने की भावना आ जाती है। तो ये जो कुलीन तंत्र है ये फिर वर्गीय तंत्र या धनिक तंत्र में बदल जाता है। वर्गीय तंत्र या धनिक तंत्र के बारे में अरस्तू ये बतलाता है कि वर्गीय तंत्र या जो धनिक तंत्र है ये शासन का विकृत रूप है। इसमें शासन है वो कुछ लोगों के हाथ में होता है, लेकिन वो कुछ लोग होते हैं वो जनता के कल्याण के लिए कार्य नहीं करते, निजी स्वार्थों की पूर्ति करने में लग जाते हैं। तो ये जो अरस्तू ने बतलाया है ये है वर्गीय तंत्र या धनिक तंत्र। अब आगे क्या है कि वर्गीय तंत्र जो है वो धनिक तंत्र में, वर्गीय तंत्र या धनिक तंत्र जो है वो पॉलिटी में बदल जाता है। पॉलिटी में क्या होता है कि अनेक व्यक्ति जो हैं उनका शासन होता है और वो जनता के हित के लिए कार्य करते हैं, जनता के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद में उनमें भी क्या है कि निजी स्वार्थों की पूर्ति करने की भावना उनमें आ जाती है। तो ये जो पॉलिटी है ये भीड़ तंत्र या प्रजातंत्र में बदल जाता है। भीड़ तंत्र या प्रजातंत्र जो है वो शासन का अशुद्ध रूप या विकृत रूप है। इसमें शासन है वो अनेक लोगों के पास में होता है,
लेकिन वो जनता के हितों की अनदेखी करते हैं, करना निजी स्वार्थों की पूर्ति करना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये शासन का अरस्तु ने भीड़ तंत्र या जो प्रजातंत्र है ये विकृत रूप बतलाया है। इसके बाद में अरस्तु ये कहता है कि जब भीड़ तंत्र या प्रजातंत्र अपनी चरम सीमा में पहुंच जाता है तो उसमें फिर एक व्यक्ति निकल कर सामने आता है और पुनः जो है भीड़ तंत्र या प्रजातंत्र वो राजतंत्र में बदल जाता है। राजतंत्र निरंकुश तंत्र में बदल जाता है, निरंकुश तंत्र कुलीन तंत्र में, कुलीन तंत्र है वो वर्गीय तंत्र या धनिक तंत्र में, वर्गीय तंत्र या धनिक तंत्र पॉलिटी में, और पॉलिटी भीड़ तंत्र और प्रजातंत्र में, प्रजातंत्र भीड़ तंत्र पुनः राजतंत्र में परिवर्तित हो जाता है। ये चक्र निरंतर चलता रहता है। इसको अरस्तु ने चक्रीय परिवर्तन का सिद्धांत कहा है, जो संविधानों के वर्गीकरण से संबंधित है। कुछ आलोचकों का ये मानना है कि जो यूनानी विचारक थे उन्होंने राज्य शासन और संविधान में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं किया और उसी का अनुसरण अरस्तु ने किया है। इसलिए आलोचक ये मानते हैं कि यह संविधानों का वर्गीकरण न होकर एक प्रकार से राज्यों का वर्गीकरण है। इसमें प्रजातंत्र को उचित स्थान प्रदान नहीं किया गया है, जो कि वर्तमान समय में जो प्रजातंत्र है उसको सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली के रूप में स्वीकारा गया है। लेकिन अपने जो अरस्तु ने जो संविधानों का वर्गीकरण किया है उसमें अरस्तु ने प्रजातंत्र को उचित स्थान नहीं दिया है, इसलिए इसकी आलोचना की जाती है। दूसरी आलोचना जो है वो ये है कि आलोचक ये मानते हैं कि अरस्तु ने जो क्रम बतलाया है, क्रम कौन सा, क्रम यही कि राजतंत्र से शुरू होकर निरंकुश तंत्र कुलीन तंत्र में, कुलीन तंत्र वर्गीय तंत्र या धनिक तंत्र में, वर्गीय तंत्र या धनिक तंत्र पॉलिटी में, पॉलिटी भीड़ तंत्र या प्रजातंत्र में, और फिर ये राजतंत्र में। तो ये जो क्रम बतलाया है ये आलोचकों का मानना है कि ये एक के बाद दूसरा जो अरस्तु ने बताया वही क्रम आए, यह संभव नहीं है, इसमें बदलाव भी हो सकता है। तो ये आलोचकों ने कुछ अरस्तु द्वारा किए गए संविधानों के वर्गीकरण की आलोचना हैं। आगे के वीडियो में अरस्तु के दास्ता नागरिकता, अरस्तु के कानून संबंधी विचार, अरस्तु के दास्ता संबंधी विचार, इन विचारों पर वीडियो जो है वो इसी क्रम में जारी रहेंगे। धन्यवाद।